तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों का, केवल एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हिंदी खत्म। आप लोगों का ये डिमांड था ना कि जल्दी से सर मैराथन क्लास लेके आइए, कि पूरा हिंदी का एक ही वीडियो में आप इंक्लूड कर दिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो फाइनली आ गई आप लोगों की। 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का एक ही वीडियो में पक्का होने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो मुझे लाइक चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर 2000 लाइक, ठीक है। 2000 लाइक हमने टारगेट रखा है और आप लोगों को 70 नंबर पूरा का पूरा बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं, वो सारा पॉइंट्स डिटेल में जाएगा पूरा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई आपको फेल नहीं सकता है, कभी भी कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरा 70 नंबर इस वीडियो में आप लोगों का क्या है, पक्का है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को आपको शेयर करना है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने के लिए, तो बहुत लोगों तक आपको वीडियो को शेयर करना है और 2000 लाइक तक पहुंचाना है, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक धैर्य से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट्स पे आप लोग फोकस कीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इसका आपको नोट्स बनाना है, नोट्स अगर बना लेते हैं तो इसके बाद कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो प्रश्न पढ़ना है जो कि आपके शुरू में एक एक नंबर के आते हैं। पहले 10 नंबर वो हम लोग कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पूरा डिटेल से, जैसे एग्जाम में पेपर आता है वैसे हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखिए। किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखिए, तो आप उत्तर लिखेंगे राय कृष्णदास। पूछता है गद्यगीत लेखक का नाम, ठीक है, एक नंबर के लिए पूछता है। तो किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखिए, तो क्या बताएंगे, राय कृष्णदास जी, ठीक है। दूसरा देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइटेड है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। चलिए पूरा जो बता रहा हूँ पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पूरा 70 नंबर पूरा क्लियर है आप लोगों का। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए, तो वह हंस, जो कि प्रेमचंद्र जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की रचना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम है, तो क्या बताएंगे, संत रायदास। क्या बताएंगे, संत रायदास बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो उत्तर में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर लिखेंगे नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की रचना है गिरती दीवारें। अगला जो प्रश्न है वो है मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, तो आप उत्तर लिखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी, फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसके बाद आगे हम प्रश्न बात करें तो है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की। किसकी, जीवनी विधा की रचना है। अगला 10वां प्रश्न है कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम, तो आप क्या लिखेंगे, बाबू गोपाल राम। क्या, बाबू गोपाल राम है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण रचना और उनके लेखक के नाम, जो कि आपको किसी कीमत पे याद करना, ठीक है, पूछा जाता है हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ से पूरा आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक साइड आपको रचना लिखना है, एक साइड आपको लेखक लिखना है। रचना में रूपक रहस्य, रूपक रहस्य रचना के लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। इसी तरह सेवा सदन जो रचना है उनके लेखक हैं, तो प्रेमचंद्र जी हैं। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की प्रमुख रचना है। बाढ़ भटकी आत्मकथा जो रचना है उसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरह जंजीरें और दीवारें जो रचना है उसके प्रमुख जो मतलब महत्वपूर्ण जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब रचना के जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी ही हैं। साहित्यावलोकन के जो लेखक हैं वो है विनय मोहन शर्मा जी। आवारा मसीहा के लेखक जो है वो विष्णु प्रभाकर जी। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना के लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। चलिए दीपदान, दीपदान जो रचना है और इनके जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। किन्नर के देश में जो ये आपका रचना है सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का, तो लेखक कौन है, राहुल शंकरियातान है। तीर्थ सलिल, तीर्थ सलिल जो रचना है इसके लेखक जो हैं वो हैं सत्येंद्र नाथ दत्ता जी हैं। मैला आंचल रचना के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इंद्रजाल, इंद्रजाल जो रचना है उनके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो आगे है कंकाल,
कंकाल जो रचना है उसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तितली भी आपका जयशंकर प्रसाद जी का ही है। एक घूट भी जयशंकर प्रसाद जी का ही है। जन्मे का नागयज्ञ ये भी जयशंकर प्रसाद जी का ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इससे बाद कभी जीवन में नहीं जा सकता, ठीक है। फिर है मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। शिक्षा और संस्कृति जो रचना के लेखक हैं वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। खून के छींटे, खून के छींटे वो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अठूठायाम भी आपका भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आई होप आप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। बताइए किसी को डाउट? बिल्कुल 1% डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न अब पूछता है उसमें पहले स्टार्टिंग में, तो उस बहुविकल्पीय को भी देख लेते हैं। मतलब सब कुछ पहले डिटेल में देख लेंगे, फिर मतलब पूरा 70 में 70 पूरा पक्का होने वाला आप लोगों का। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर पहला क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखना है। पहला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह असत्य। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा और जिसके सामने सत्य रहेगा उसको सामने सत्य लिखना होता है, जिसके सामने असत्य उसके सामने सत्य लिखना होता है। तो पहला असत्य है क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो कह रहा प्रसिद्ध है तो असत्य हो गया। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, असत्य है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञे हैं, बिल्कुल असत्य है। जनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल सत्य है क्योंकि जनेन्द्र क्या प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो क्या लिखेंगे इसके आगे सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार है, तो असत्य है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, असत्य है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक रचना है, सत्य है। ठीक है, और चौथा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, तो क्या लिखेंगे सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा भी, इसमें 2 सत्य था और 2 क्या था, असत्य था। प्रश्न नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या प्रश्न नंबर तीसरा कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, तो क्या लिखेंगे सत्य है। दूसरा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, तो असत्य है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो क्या लिखेंगे असत्य। इसी तरह चलिए चौथा इसका कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल वेटकर्ता के लेखक है, असत्य है। मतलब इन चारों में से देखा जाए तो बस एक सत्य है, ये वाला विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, सत्य। बाकी तीनों क्या आपके असत्य हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, धर्मवीर भारतीय रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, असत्य। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, तो क्या लिखेंगे सत्य। तो पहला सत्य दूसरा सत्य है। इसके बाद तीसरा है कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, तो असत्य है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, तो क्या है असत्य है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है बस एक सत्य इसमें था, ये वाला कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, सत्य। बाकी तीनों के तीनों क्या असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो क्या हो जाएगा असत्य है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ये भी क्या असत्य है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो ये भी क्या है, ये सत्य है। ठीक है, स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, असत्य है। मतलब इस चारों में से एक सत्य है कि भारतीय जो संस्कृति है निबंध, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये आपका क्या है, सत्य है। अन्यथा तीनों क्या था, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो क्या हो जाएगा असत्य। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। करुणा नामक निबंध के लेखक सपूर्णानंद है, भी असत्य है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, हाँ यह सत्य आपका है। संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर, ये सत्य है। इसके बाद कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो क्या है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए वो विकल्पीय क्लियर हो गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय पूछता है क्या कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। पूछा है ना शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम, तो आप लिखेंगे पहला जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं। तो शुक्ल युग के 2 नाटककार याद हो जाना चाहिए आपको, जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो हमसे पूछा संस्मरण लेखक पूछता है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम पूछिए, तो आप क्या बताएंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा बता दीजिएगा। क्या बताएंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए और आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए, तो उत्तर आप दे दीजिएगा कि श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आत्मकथा लेखक के प्रसिद्ध आत्मकथा विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। कौन, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
ये आत्मकथा लेखक भी हैं। क्लियर हो गया ना, दोनों लोगों का नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अब हमसे पूछा है कि शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार, तो पहला प्रेमचंद्र तथा दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये शुक्ल युग के 2 क्या प्रमुख उपन्यासकार हैं, कौन कौन? प्रेमचंद्र और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक क्या है? ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक का नाम लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो हैं, हिंदी नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित 2 नाटककार हैं, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो भाई आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी के महत्वपूर्ण यह नाटक लिखे हुए हैं। चलिए क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद जी, ममता कहानी के रचनाकार हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखना। या तो प्रश्न पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हम बताएंगे शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकार कौन है? यशपाल और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी हैं। और उनके प्रस्तुत जो लिखित एक उपन्यास का नाम है क्रमशः झूठा सच और भूले बिखरे चित्र। तो देखिए यशपाल जी का जो आप लोगों का उपन्यास है वो झूठा है और भगवती चरण वर्मा जी का फूले बिखरे चित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि शुक्लोत्तर युग के हमने लेखक भी ना बता दिया, उनके ऊपर एक एक महत्वपूर्ण उपन्यास भी हमने बता दिया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आइए। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो क्या बताएंगे? बनारसी दास चतुर्वेदी, यह पंच सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। तो हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम पूछा था तो बनारसी दास चतुर्वेदी हुए हैं, आपके पंच सिंह शर्मा जी हुए हैं, कन्हैया लाल मिश्र जी हुए हैं, प्रभाकर, नाम लिख दीजिएगा बहुत सारा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। देश पत्रिका के संपादक का नाम, तो देश पत्रिका के वर्तमान संपादक जो है वो हर्ष दत्ता हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकीकार का नाम, या तो प्रश्न पूछता है इस तरह कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, तो आसानी से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान के लेखक हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अच्छा एकांकीकार हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एकांकीकार हैं, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न नंबर आपके 11, प्रश्न नंबर 11 है कि धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। धर्मयुग के संपादक का नाम, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। चलिए किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम, तो पूछता है किसी एक यात्रावृत्त, नाम याद कर लीजिएगा राहुल संकृतियान, ठीक है। जरूर से आप लोग नाम इसको याद कर लीजिएगा। 13वां है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है वो जीवनी विधा की रचना है। किसकी? जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायश्चित के लेखक का नामोल्लेख लिखिए। प्रायश्चित के लेखक का नामोल्लेख लिखे। तो क्या लिखेंगे? भगवती चरण वर्मा जी, भगवती चरण वर्मा। इसके बाद है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम है तो राहुल संकृतियान है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट 16, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? तो आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आत्मकथा आधारित पर है। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? तो ये बताएं। किन्नर देश में रचना जो है यात्रावृत्त विधा पर आधारित रचना है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो लद्दाख की यात्रा जो है यात्रावृत्त विधा पर आधारित रचना है। किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखिए, ये प्रश्न पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप बता देंगे क्या? राय कृष्णदास जी बता दिएगा। फिर तुम चंदन अम्पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए, संत रायदास जी, ठीक है। फिर किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि राजश्री कृति के लेखक नाम जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए, तो राजेंद्र अवस्थी जी लिखेंगे। प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो जय शंकर प्रसाद जी लिखेंगे। फिर चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो चतुर चंचला कृति के लेखक हैं बाबू गोपाल राय गहमरी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक तो सारे डाउट आपको क्लियर होंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि आपको एकदम याद करके जाना है किसी कीमत पे। क्या है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि तथा उनकी मुख्य रचनाओं के नाम। तो भक्ति काल के 4 प्रमुख और कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है? तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनका रचना देखने वाला है। पहला कबीरदास, इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो बीजक है। दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका प्रमुख जो रचना है वो पद्मावत है। ठीक है। और तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा तो हो गया। तीसरा है सूरदास जी, इनके महत्वपूर्ण जो रचना है वो सूरसागर है। और चौथा है तुलसीदास जी, इनके महत्वपूर्ण जो रचना है वो श्री रामचरितमानस जी है। देखिए तुम चारों बता दिया, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि बताया और उनके महत्वपूर्ण रचना भी हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। तो ये वाला प्रश्न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखना था। रीति काल के किसी एक कवि का नाम, तो केशव दास जी लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? केशव दास जी। आगे छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखना है। छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, जो कि कमानी और आंसू लिखे हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचना है। और महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के क्या है? कवि हैं। और महादेवी वर्मा का प्रमुख जो रचना है वो यामा और दीपशिखा है। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको पहले आपको याद करके जाना है। इसके बाद है कि रीति काल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीति काल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ठीक है, ये पहली प्रवृत्ति है रीति काल की। और दूसरा कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ये दूसरा प्रवृत्ति है। तो रीति काल की 2 प्रवृत्तियां या विशेषता पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद करके ही पहुंचेगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है। कौन से युग? द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवि का नाम लिखना है और उनके रचना का नाम। तो चलिए देखते हैं, द्विवेदी युग के जो पहले कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो भारत भारती है। दूसरा है अद्वैत सिंह उपाध्याय हरिओ जी, उनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? वैदेही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी 2 रचनाएं बताइए जो युगों से संबंधित है। जो कि क्या युगों से संबंधित है? तो लिखेंगे कि कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 2 युगों से, छायावाद भी है और प्रगतिवाद भी हैं, इससे संबंधित कवि हैं। इनकी 2 रचनाएं अनामिका एवं अणिमा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गया ना। कह रहा है कि प्रगतिवाद के किसी एक ऐसे कवि को बताना था कि जो 2 युग से जुड़े हों। तो भाई सही बात है, कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये 2 युग से जुड़े हैं, छायावाद भी हैं और प्रगतिवाद के कवि भी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना भी हमने इनको बता दिया कि एक अनामिका एक अणिमा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, इतिवृत्तात्मक कथा। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषता है। पहला देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, दूसरा क्या है? इतिवृत्तात्मक कथा। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहम निष्ठा, वैश्विकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये जो प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पूछता है भाई, तुम याद कर लीजिएगा, प्रयोगवादी युग की 2 प्रवृत्तियां पूछेगा ही पूछेगा। तो पहला समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहम निष्ठा, वैश्विकता और विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, हमने 4 बता दिया। ठीक है, ये सभी प्रयोगवादी युग की क्या है? प्रवृत्तियां। रट जाइएगा, 2 ही आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों और उसकी एक-एक रचना का नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखना है और उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न को या करके इस प्रकार भी पूछा जाता है कि प्रयोगवादी धारा के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रयोगवादी धारा के प्रमुख कवि जो हैं। पहला सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ, इनके प्रमुख जो रचना है वो है आंगन के पार द्वार। और दूसरा है धर्मवीर भारती, इनके प्रमुख रचना है कनुप्रिया। ठीक है, तो ये प्रयोगवादी धारा के 2 कवि थे, उनके महत्वपूर्ण रचना भी हमने उनके सामने लिख दिया हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या तो प्रश्न कैसे पूछता है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा रहस्यवादी भावना। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता 100% पूछा जाता है, या तो प्रवृत्तियां कहेगा या तो विशेषता। तो 2 विशेषता छायावादी की याद कर लीजिएगा, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा रहस्यवादी भावना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रयोगवादी कविता की
किन्हीं दो विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए प्रयोगवादी कविता की अब प्रवृत्तियां विशेषता पूछ दिया। तो पहला कुंष्ठा और निराशा के स्वर और दूसरा लिखेंगे मुक्तक शैली का प्रयोग। ये जो दो हैं वो प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रयोगवादी धारा अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब बताना है कि प्रयोगवादी धारा क्या है और नई कविता में क्या संक्षिप्त विवरण देना है। तो लिखेंगे कि देखिए प्रयोगवाद जो है वो हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है और जिसका उद्देश्य ये होता है कि प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। और प्रयोगवादी रचनाकार अपने मानसिक विकास की तुष्टि के लिए हो काव्य सृजन करते हैं और इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में नवीन प्रयोगों का महत्व दिया गया है। और इस युग की कविता आरंभ 1943 के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। बाद में 1954 में प्रयोगवादी कविता के नाम से ही नई कविता पड़ गई। ठीक है। चलिए मतलब वही कविता का नाम नई कविता पड़ गई 1954 में। क्वेश्चन नंबर 13 प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। प्रगतिवादी युग की दो विशेषता या प्रवृत्तियां पूछे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला है साम्यवादी विचारधारा, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने दिया था। और दूसरा छंदों के बंधन की उपेक्षा। तो ये जो दो था ये प्रगतिवादी युग की दो महत्वपूर्ण विशेषता पूछा था हमसे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारे डाउट आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का क्लियर। अब आपके पूछेगा एग्जाम में प्रश्न नंबर दूसरा ये भी क्लियर हमने कर लिया। उसी में छायावादी, उत्तरायण, रीतिमुक्त धारा के कवि सब कुछ कंप्लीट हुआ 10 नंबर। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित गद्यांशों में से। अब हम महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश बताने वाले हैं और महत्वपूर्ण आप लोगों को पद्यांश बताने वाला हूँ। और इससे बाहर महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जो बता दूंगा इससे बाहर कभी नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों का 70 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे बैठे क्लियर होने वाला है। ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूँ, वो गद्यांश जो बता रहा हूँ बस वही क्लियर कर लीजिएगा। पूरा का पूरा यहीं से आएगा, बाहर नहीं जा सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं गद्यांश बात करूँगा, इसके बाद पद्यांश बात करूँगा। ठीक है। गद्यांश कौन सा तैयार करके जाना है मैं बता रहा हूँ। पहला नोट कीजिए कि हंसमुख चेहरा और बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं जानते कि मैत्री का उद्देश्य क्या, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। और एक प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ये जो आपका गद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट एमपी गद्यांश से बता रहा हूँ ना। जितना गद्यांश बात करूंगा लिख लीजिए, हमसे 100% गारंटी हमारी कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। पूरा 70 में आप लोगों का 70 मार्क्स क्लियर होने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये दिया रहेगा आपके एग्जाम में। नीचे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। इन तीनों का उत्तर हमको बताना है। 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। उसके जो लेखक हैं कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमें किसमें लिखना है? संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे कि हम मित्र बना रहे हैं उसके संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। कह रहा है कि जब भी हम लोग मित्र बनाते हैं तो कभी भी हम लोग ये परख नहीं पाते कि हाँ भाई जो मित्र बना रहा हूँ मेरे लाइफ में काम आएगा कि नहीं, मेरे जीवन की सफलताओं में काम आएगा कि नहीं। हम लोग ये सब नहीं देखते हैं। हम लोग उसे बिना ये गुण देखे हुए हम लोग क्या करते हैं? मित्रता कर लेते हैं। वही जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आगे है कि यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहारा हो सकता है। कह रहा है कि जब अच्छा मित्र मिल जाता है, एक सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो हमेशा हमें क्या देगा? हमारा सहारा देगा। ठीक है। चलिए आगे उसी में है, नीचे लिखेगा तथा
हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी क्या करता है, सहायता कर सकता है वो सच्चा मित्र। एक प्राचीन विद्वान का यह भी मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें हर बुराई से क्या करता है, वह बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। ठीक है, ये आपके कवि कह रहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक आप एक आचार्य चंद्र शुक्ल जी बताने का प्रयास किए और मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक लिखिए ये भी रेखांकी तंज की व्याख्या था। ठीक है, तो चलिए नोट हो गया। तीसरा प्रश्न हमसे यहाँ पूछा था, उसको दिखा देता हूँ। तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा था कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सामान्यतः रूप से व्यक्ति किसी हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग और उसकी चतुराई और साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र के योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला गद्यांश आप लोगों का क्लियर हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एमपीएस से बात कभी नहीं जा सकता है। दूसरा जो कि इसी चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को लिया है गद्यांश, वो गद्यांश क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता की धैर्य कोमलता होती है और ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का यह गद्यांश है और यह गद्यांश आपको एग्जाम में दिया रहेगा। इसके नीचे प्रश्न पूछेगा, उसी का उत्तर देना होता है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद्यांश, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद नीचे प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकी तंज की व्याख्या कीजिए। खवला प्रश्न ग में 2 पॉइंट है। पहला कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, यह तो कहता है कि हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए। दूसरा का पूछता है कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। और घ वाला प्रश्न है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। और है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं नीचे। पहले हम तो देखेंगे कि इसका संदर्भ से वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरी हेडिंग आपको डालना रेखांकी तंज की व्याख्या। क्या डालना है, रेखांकी तंज की व्याख्या। जितने अंडरलाइन किया गया, जितने रेखाओं के पीछे, इन सब का व्याख्या देखना। चलिए डालिए हेडिंग रेखांकी तंज की व्याख्या। लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाए और हमारे विचारों और संकल्पों को क्या करें, मजबूत बनाए। मतलब मजबूत बनाने में हमारी क्या करे, वो सहायता करें। देखिए, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे तथा हमें हर प्रकार की वो बुराइयों से क्या करे, बचाते रहे और हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम को क्या करते रहे, विकसित करते रहे। और यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े तब वे हमारे मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से क्या करें, बचाए। यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार के उत्तम जीवन जीने का क्या करे, प्रेरित करता रहे। लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के नब्ज को देखकर ही उसके रोग को पता लगा लेता है, उसी प्रकार देखिए सच्चा मित्र भी ऐसा ही होना चाहिए कि मित्र के हाव भाव, उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण
गुण दोषों की परख कर लेना चाहिए कि वो अच्छा है कि बुरा है, तथा उसकी सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक सच्ची मित्र की यही क्वालिटी होनी चाहिए। कह रहा है कि जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख हो तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, और तभी मानव का जो जीवन है वो दिनों दिन उन्नति की ओर क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो आई होप आपको रेखांकित अंश के वाक्य क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमने पूरा डिटेल में लिखा था, ठीक है। चलिए ग का प्रश्न, ग में पहला है कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो लिखेंगे ग का पहला कि व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनाएंगे और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, और मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेंगे और बुराइयों तथा गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। वे हमें उत्साहित भी करेंगे। तो हमें एक सच्चे मित्र से यही एक आशा रखनी चाहिए। तो ये प्रश्न ग का पहला क्लियर हो गया ना। ग का दूसरा भी पूछा है कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है, तो उसका भी उत्तर लिखे हम लोग कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो देखिए, एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए और उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा जो किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। ठीक है, यह बात है। क्लियर हो गया। तो ग में 2 पॉइंट था, ग को दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब घ पूछा है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे किया है। तो लिखेंगे हम लोग कि मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र ही तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों और दुर्गुण रूपी रोगों से हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। ठीक है, चलिए उत्तर लेखक के अनुसार एक अच्छे मित्र के निम्नलिखित कर्तव्य बताएं। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि एक अच्छे मित्र को दोषों अवगुणों व बुराइयों से अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा है कि अच्छे मित्र का कर्तव्य यह है कि वो अपने मित्र के हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। एड़ा का मतलब समझ रहे हैं। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए थे, यही उत्तर दिया हूँ कि लेखक ने मनुष्य के अच्छे निम्नलिखित कर्तव्य बताए। कौन कौन से? तो 2 पॉइंट हमने लिखा है। ठीक है, चलिए तो ये कई चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को क्या बताया, गद्यांश। एक और इसी चैप्टर का गद्यांश है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करके किसी कीमत पे ही आपको जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको नोट कीजिए। वो है आपका कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करके जाना है। बहुत ही ज़्यादा एमपी है, जितना बता रहा हूँ उस उतना अगर तैयार कर लेते हैं कोई रोक नहीं सकता आपको। 70 में 70 नंबर मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लिया आप लोग। इसके नीचे प्रश्न पूछा है, देखिए क्या प्रश्न पूछा है इसके नीचे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर ग में 3 पॉइंट पूछा है। पहला, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो ग का पहला है ना, ग में 3 पॉइंट पूछा है। ग में दूसरा पॉइंट पूछा है कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन करने के लिए, और तीसरा कुसंग का क्या प्रभाव होता है, या तो कुसंग का प्रभाव क्या होता है, इसको इस प्रकार भी पूछता है कि कुसंग का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, और घ है कि गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और है कि कुसंग और अच्छी संगति में अंतर बताना है। तो चलिए उत्तर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका संदर्भ। तो पूर्वत लिख दिया हूँ क्योंकि एक ही चैप्टर से है, तो उस जैसे प्रकार उसको लिखे हैं तो उसी तरह ये भी संदर्भ सेम वही होगा। ठीक है, अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है और बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर
व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी तो रोगी के प्राण भी वो ले लेता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और सदाचार, नैतिकता, वो सभी सद्गुण को क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है वह। और मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे क्या है, महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसलिए कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा पत्थर उसको क्या कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, बल्कि उसकी गति को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। और उसी प्रकार कुसंगति में भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति पतन की ओर धकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। और दूसरे ओर यदि युवा पुरुष की संगति अगर अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाले बाहु के समान होती है, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति को बुझा पकड़कर उठा देगी तथा सहारा देकर खड़ा कर देगी और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देगी। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ग वाला देखने वाले, ग में पहला प्रश्न हमसे पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे। ग का पहला कि युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की उपेक्षा उसका विनाश होना तय है। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तो ग का पहला रहा है, क्लियर हो गया होगा। ग का दूसरा क्या पूछा था हमसे कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। तो ग का दूसरा देखिए लिखे हैं, अच्छी संगति के लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन? देखिए, व्यक्ति को पतन से बचाती है, मानवीय गुणों का विकास करती है और व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। और नेक्स्ट है कि जीवन की रक्षा करने वाले औषधि दवा के समान होती है। तो ये अच्छी संगति के लाभ थे। ठीक है, फिर ग का तीसरा पूछा था कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। क्या कहता है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो देखिए उसका उत्तर यहाँ पे है कि कुसंग गति का व्यक्ति के जीवन पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला बात कि व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिर जाता है, व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, वह सदा मतलब दुराचार करने लगता है वह। ठीक है, सबके साथ गलत व्यवहार करने लगता है और व्यक्ति की बुद्धि व विवेक का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गया ये भी। अब ग देखने वाले हैं। गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे उसको यहाँ पे कि गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य, पहला कि भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है और इसमें जो भाषा है वो सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। और प्रस्तुत गद्यांश में व्याख्यात्मक गद्य शैली है यहाँ पे। और चौथा कि शब्द चयन भावानुकूलन तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, साहित्यिक सौंदर्य था। फिर हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि कुसंग और अच्छी संगति में अंतर है। तो लिखेंगे हम लोग कि कुसंगति हमारे विकास और उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति के पतन की ओर धकेल देती है और तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। जबकि अच्छी जो संगति है वो सहारा देने वाले हाथ के समान होती है, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है और सहारा देकर क्या खड़ा कर देता है और साथ ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। देखिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को मैंने क्या बताया, गद्यांश बताया और ये सभी आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए अगला जो गद्यांश देखने वाला है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको देखेंगे। यह गद्यांश ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, जो दूसरा चैप्टर आप लोगों का है। ठीक है, मित्रता का 3 हमने महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया, उससे तो बाहर कभी जीवन में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अब ममता का देखने वाले हैं। ममता का देखेंगे क्या है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। और ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था और मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी और फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु यह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको गद्यांश से मिलेगा लिखा हुआ। और इसके नीचे प्रश्न आपसे पूछेगा क्या कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग उपयुक्त गद्यांश में जो हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है और ग में कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही है,
और ड़ है कि ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, तो रट जाइएगा संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। कौन? ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या, नोट कीजिए हमारे साथ जल्दी से। रेखांकित अंश की व्याख्या में कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग राजप्रसाद के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को क्या कर रही है? देख रही है। ठीक है, इसके नीचे लिखना है आप लोगों को कि लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। और ममता रोहतास को दुर्गपति के मंत्री की इकलौती क्या है? पुत्री हैं, जो कि बाल विधवा है। और रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता जो है सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से उत्पन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए विवश हैं। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उसका मन जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी में भरा हुआ है। उसकी स्थिति कांटों की शैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है, अर्थात जिस प्रकार कांटों की शैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के जो भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन जो है वो दुखदायी प्रतीत होता है। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ही ममता की जो स्थिति है दयनीय हो गई थी, और हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है, और प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है। और ममता भी एक ऐसी स्त्री थी जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी, और वह अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आई होप आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। और चलिए ग देखते हैं। ठीक है, ग हमसे प्रश्न क्या पूछा था? ग हमसे पूछा था कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। तो ग का उत्तर देंगे कि उपयुक्त गद्यांश में जो हिंदू विधवा की स्थिति को एक दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई आश्रय देना चाहता है। वह तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश हो रही होंगी। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसे बताई गई है। ग है कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो बचपन से विधवा हो गई थी, और वह अपने कमरे में बैठकर सोन नदी के उफनते बहाव को क्या कर रही थी? देख रही थी। ठीक है, चलिए और ड़ देखते हैं कि ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए लिखेंगे कि ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो बचपन से विधवा होकर हिंदू समाज द्वारा बनाए गए नियमों में बंद कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उसके जीवन में दुख की सीमा न थी, और भौतिक सुखों का ढेर लगा होने पर भी ममता क्या थी? सुखी न थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये गद्यांश। क्लियर हो गया होगा ममता चैप्टर से। और ममता चैप्टर से हम लोग दूसरा गद्यांश पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों को आएगा क्या? ममता चैप्टर का दूसरा जो गद्यांश उसका देखिए, जो कि आपको किसी कीमत पे आपको तैयार कर लेना है। 3 अभी बताऊंगा, 2 हो गया ना, 1 हो गया, एक और इसी चैप्टर का बताऊंगा। इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए क्या है? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके नीचे प्रश्न क्या क्या है। पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ग है कि इस अध्याय में ममता की किस प्रकार मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है, और ग है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा है। या तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य
को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई इसका क्या संदर्भ से वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब रेखांकित अंश की क्या देखेंगे हम लोग, व्याख्या। तो हेडिंग आपकी रहेगी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती हैं कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उन विपदा भरे दिन के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए क्या होना चाहिए, संघर्ष तैयार करना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। इस रिश्वत की उपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे ही देंगे। कह रहा है कि पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए और उनकी चमक हमारी आंखों को क्या कर दे रही है, कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से कांप रही हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद ग देखिए, ग प्रश्न हमसे पूछा था कि इस गद्यांश में ममता की किस प्रकार मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। तो लिखेंगे कि ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखती थी और ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ईश्वर की इच्छा मानती थी। आने वाले सुखमय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। और इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी और निर्लोभी तथा ईश्वरवादी थी। ठीक है, तो एक ग का भी प्रश्न हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। घ है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो चलिए उसका देखते हैं। घ का उत्तर यहाँ पे है कि चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के क्या लगा, विरुद्ध लगा था। क्योंकि ममता जो है ईश्वर पर विश्वास रखती थी और उसका मानना था कि संसार में जो भी कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अतः पिता द्वारा गलत कार्य को किया गया प्रयत्न ईश्वर के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसी चैप्टर के तीसरा हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्या है, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह सांसद था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, अब मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी गद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे बाहर तो कभी नहीं जा सकता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके नीचे देखिए प्रश्न क्या पूछा हमसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ग है कि वह आजीवन क्यों भयभीत रही। और घ है कि सांसा शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक आप लोगों का गद्यांश किसी कीमत पे इसको क्लियर कर लेना है। घ में सांसा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। एक और पूछा है कि चिर विश्राम गृह से क्या से। तो सबसे पहले तो हम इसी स्लिप पे देखते हैं। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम तो उसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ से वही रहने वाला है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस क्लियर हो गया। हाँ, अब रही बात देखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता ने अश्वारोही सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने एक सैनिक को यहाँ घर बनवाने के लिए कहा था कि मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी थीं।
मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने की मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे मकान बनवाओ या महल, मैं तो मृत्यु की गोद में चिर विश्राम करने जा रही हूँ, जहाँ मुझे अनंत काल तक क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और ग वाला प्रश्न देखते हैं। ग हमसे पूछा है कि वह आजीवन क्यों भयभीत रही, तो लिखेंगे इसका उत्तर यहाँ पे कि ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि पता नहीं कब उसकी झोपड़ी को गिराकर महल बनाने का आदेश दे दिया जाए और उसके सामने रहने की समस्या आ जाए। वो जीवन भर अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, चलिए घ क्लियर हो गया ना। घ हमसे पूछा यहाँ पे कि इस घ का पहला सांसा शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है, तो घ का हम लोग देखने वाले हैं। पहला सांसा शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है, तो लिखेंगे कि सांसा शब्द अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जिसने ममता की झोपड़ी में शरण ली थी और शेरशाह से अपनी जान बचाई थी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे, इसमें हम एक और पूछा था प्रश्न हमसे ये पूछा था कि 2 प्रश्न दिया था ना इसमें, यहाँ इस वाले स्लिप में है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो हम लोग लिखेंगे कि चिर विश्राम गृह से आशय मौत की गोद से है, जहां जाकर आदमी संस्कारिक भाग दौड़ से मुक्ति पा जाता है और सदा के लिए विश्राम करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। तो इस चैप्टर का भी महत्वपूर्ण हमने 3 गद्यांश आपको बता दिया। देखता हूँ कहाँ से कोई पूछता है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण जो गद्यांश में बता रहा हूँ सबको आपको तैयार करते जाना है। इसके बाद तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले हैं। भारतीय संस्कृति के क्या है, जल्दी से नोट कीजिए कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश से बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। और यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी क्या किया है, देखा है। और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से क्या किया, खिला दिया। वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव पात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को यह गद्यांश बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता कभी भी। नीचे प्रश्न पूछा है क्या क्या। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने अमृतत्व का स्रोत किससे बताया है और गांधी जी ने कौन से अमृतत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। और है कि लेखक गद्यांशों में क्या संदेश देना चाहता है। और च है कि हमें अमृतत्व को याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके। तो ये प्रश्न आपके नीचे पूछा, इसी का उत्तर एक एक करके हमको देना है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पे डालिए संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति से उद्धृत है और इसके जो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या वेडिंग डालना लिखना है कि लेखक कहता है कि भारतीय में विद्यमान अमृतत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देश में प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह कभी कभी तो प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी महान पुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है। और यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी के रूप का प्रत्यक्ष रूप में देखा है। महात्मा गांधी ने इस संस्कृति को अमृतत्व प्रदान की है और इनके माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संस्कार किया है। हमारी सूख चुकी हड्डियों में अमृतत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है और सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नव जीवन और ताजगी प्रदान की है। तो यह पर रेखांकित अंश क्या था, व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और रेखांकित अंश की व्याख्या आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए प्रश्न ग हमसे पूछा है कि लेखक ने अमृतत्व का स्रोत किसे बताया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने अमृतत्व का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। इसके बाद ग और घ, गांधी जी ने कौन से अमृतत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। तो लिखेंगे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा रूपी अमृतत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला। इसके बाद है
प्रस्तुत गद्यांश पहले प्रश्न तो पढ़ा दूं। बड़ा है आपका कि लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें भारतीय संस्कृति में विद्यमान स्रोत से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसके बाद पूछा है कि हमें अमृतत्व का याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके। तो हम लिखेंगे कि हमें अमृतत्व की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में महापुरुषों द्वारा प्राण फूके गए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। और इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश ये देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसको देखते हैं। क्या है 19 अरे आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है जो कि आपको तैयार करके जाना है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम क्या है, स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकला है और भोग भी त्याग से ही पाया है। और ऋतु कहती है कि तेन त्यत्केन मुझे था। इसी द्वारा हम व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, ठीक है, देश और विदेश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। और हमारी सारी नैतिक जो है वो चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का गद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको नोट कीजिए। देखिए इसके नीचे आपको प्रश्न क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है। अगला प्रश्न है कि हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच विरोध की भावना मिटाना चाहते हैं। और इसके बाद है कि स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। देखिए संदर्भ से हम आपको उसी चैप्टर से लिया गया, तो पूर्वत पहले वाला ये संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या चेंजिंग है। देखिए क्या है कि लेखक कहता है कि अहिंसा तत्व हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है। जहां कहीं भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, वहां मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उल्लेख अवश्य किया गया है। लेखक के अनुसार अहिंसा त्याग है और त्याग करना ही क्या है, अहिंसा है। और दूसरे अर्थ में अहिंसा त्याग है और अहिंसा और त्याग एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार हिंसा का अन्य नाम व रूप स्वार्थ है और यह स्वार्थ ही प्रायः भोग बनकर हमारे सामने आता है। और हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ ही पर्याय है, हिंसा है। जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है तब हिंसा का क्या होता है, जन्म होता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यह समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश से संघर्ष होने के पीछे का कारण भी भोग ही है। यदि हम त्याग की भावना रखते हैं तो इस संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। आशय है कि यदि हमें समाज से सभी विरोध और संघर्ष का समापन करना है तो हमें अपनी भावनाओं में नैतिक चेतना को ही इसी तत्वों के संपन्न करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर होगा ना। अब इसका देखिए प्रश्न ग प्रश्न क्या पूछा है कि हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है। ठीक है, तो उत्तर देंगे ग कि हमारी सभ्यता की विशेषता तेन व्युत्केन बुझिता, अर्थात भोग त्याग से निकला है और भोग त्याग से ही क्या है, पाया जाता है। ठीक है, इतना उत्तर लिखना आप लोगों को। फिर है कि यदि हम किसी द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच विरोध की भावना मिटाना चाहते हैं तो लिखेंगे इसका कि हम त्याग और अहिंसा का भावना के द्वारा व्यक्ति, समाज और समस्त देशों में व्याप्त पारंपरिक विरोध की भावना को मिटाना चाहते हैं। इसके बाद है स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो लिखेंगे कि जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है तो हिंसा का जन्म होता है और इस प्रकार स्वार्थ का दुष्परिणाम हिंसा के रूप के सामने आता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों का महत्वपूर्ण, मैं आप लोगों को जो पढ़ाया था महत्वपूर्ण गद्यांश यहाँ तक क्लियर। मतलब वादा मैं करता हूँ इतना गद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और इसी के साथ महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्यांश भी। अब हम पद्यांश देखेंगे। ठीक है, अब पद्यांश की बात देखने के बाद तब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पूरा 70 नंबर इस वीडियो में आपका पक्का है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना मान के चलिए। चलिए महत्वपूर्ण हम पद्यांश देखने वाले हैं। पद्यांश पहला जो कि आपको तैयार करके जाना है, ये पद्यांश देखिए 2012, 14, 15, 17, 19, 20 में पूछा गया। जितना पद्यांश पता होगा पूरा पद आप याद करके जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे,
अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोति ही पाई। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि यह पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। ये तो हमें किस में लिखना है, संदर्भ में, ठीक है। प्रसंग में लिखना है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या किया है, वंदना किया है। फिर व्याख्या में तभी लिखेंगे नीचे व्याख्या कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर भी अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश में आप लोगों को काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। पहला लिखेंगे श्री कृष्ण के चरणों को असीम प्रभाव व्यचित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। इसके बाद दूसरा है भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सा शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद कौन सा है, तो गेय पद है। रस कौन सा, तो भक्ति। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। और अलंकार यहाँ पे चरण कमल में रूपक अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यंत्र में आप लोगों का अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला आप लोगों का पद्यांश यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पद्यांश था क्लियर होता हुआ, इसको जल्दी से आप जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण आप लोगों का पद्यांश है यह है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेई अवसर सोहै सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्यांश है, इससे बाहर पद्यांश नहीं जाएगा। और इसका चलिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से क्या है, अवतरित है। वनपथ शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है। ये आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक है, तुलसीदास का यह पद्यांश महत्वपूर्ण कवितावली से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं ने प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ये प्रसंग में आपको लिखना है। व्याख्या देखते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी अपने मनोभाव को समझ गईं और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाएक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधु के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। ये आपको व्याख्या में लिखना है मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर काव्य का संदर्भ इसका पहला सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी को मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना अनुरूप है। इसके बाद दूसरा है प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। तीसरा भाषा कौन सा इस्तेमाल किया गया, सुललित व्रज भाषा। और शैली कौन सी, तो चित्रात्मक व मुक्तक शैली। और पांचवा जो है छंद, सवया छंद इसमें इस्तेमाल किया गया है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस इसमें है। अलंकार कौन सा, रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है। गुण कौन सा, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया। और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो यहाँ जाकर आप लोगों का दूसरा महत्वपूर्ण गद्य पद्यांश भी आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ। 2 पद्यांश हमने बता दिया। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पद कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरबाल सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों का ये आपका महत्वपूर्ण आपका पद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको जरूर से आप इसको तैयार करके जाइएगा। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक है से अवतरित है, और यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर से आपको तैयार कर लेना। तो संदर्भ हो गया। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि कवित्री कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थीं और युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे, और इस समाधि में वीरांगनी लक्ष्मीबाई को अस्थियां एकत्र कर दी गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री कहती हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं का तलवारों के प्रहार सहती रहीं, और जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियाँ पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती हैं, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर क्या हुई, फैल गई। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का था ये पद्यांश, और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। इसको जरूर से आप याद करके ही पहुंचे एग्जाम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट एमपी मैं आप लोगों को पद्यांश बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसके तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। तो मैं आप लोगों को स्लिप दिखा दूँ, उससे टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्या किया है, क्लियर कर रखा है। हम लोगों को करना है प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां पूछता है कि लेखक का जीवन परिचय। देखिए 5वां में क ख दोनों रहता है, लेखक का जीवन परिचय पूछेगा और आपका कवि का जीवन परिचय पूछेगा। 3 लेखक का जीवन परिचय और 3 कवि का जीवन परिचय। और 2022 बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का जीवन परिचय पूछे जाएगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में पूरा आप लोगों का हिंदी समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, प्रश्न नंबर 6वां पूरा का पूरा ग्रामर देखने वाले हैं। इसके जितना भी खंड काव्य मतलब जितना भी है सब कुछ आप लोगों का 70 में 70 मार्क्स पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 5वां आपके एग्जाम में आएगा कि लेखक का जीवन परिचय पूछेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बता देता हूं, बस उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और बहुत हमने शॉर्ट तरीके से लिखा है और इसी प्रकार आपको भी लिखना है। चलिए देखिए, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये तो पहला आपको तैयार करके ही जाना है। इनका आपको जीवन परिचय किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। तो क्या लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, जीवन परिचय लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। इसको देखिए ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना आप लोगों को। ठीक है, इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई और यह सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर कहाँ पे, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब अपने से ही पढ़ के उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, फिर बाद में काशी नगरी प्राचीर्य सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायता संपादक का कार्यभार संभाला, और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। ठीक है, शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था और नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका जो सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। आगे बात करेंगे कि जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन कब, 1941 में हुआ था। ठीक है, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन, तो निबंध में, निबंध उनके महत्वपूर्ण था चिंतामणि, इसके 2 भाग था, विचार विथि। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इधर
आलोचना इनकी महत्वपूर्ण रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं उन्होंने लिखी थी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका था। संपादन तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी, पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, आनंद कादम्बनी, यह उनके संपादक हैं। ठीक है, संपादन क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय ऐसे ही आपको इतना ही छोटा लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा जो कि तैयार करके आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में जाना है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से जीवन परिचय। ठीक है, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1800 ईस्वी में काशी सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, अंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और व्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी का शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंधन उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहाँ न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पे ही प्राप्त किया। उनमें देखिए, इसके नीचे लिखना है, उनमें अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पे ही किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्य पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई काव्य रचना में बांधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्रता रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से घर की जो स्थिति है खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। मैत्रिक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार हो गए। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। देखिए, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। काव्य उन्होंने लिखा था आंसू, कमायनी, चित्रधार, लहर और झरना उनकी महत्वपूर्ण काव्य थी। कहानी भी उन्होंने लिखा था, जैसे आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये महत्वपूर्ण उनकी कहानियां थी। उपन्यास भी उन्होंने लिखा था, तितली हुआ, कंकाल हुआ और इरावती, यह उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाटक भी उन्होंने लिखा था। कौन कौन सा नाटक लिखा था? सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जनजय का नायज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी आदि, ये कुछ महत्वपूर्ण इनका नाटक था। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपको याद करके जाना है। तो जीवन परिचय दिन डालेंगे, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरे जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्णराज से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी होगी। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सादा जीवन,
उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया और जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी का जो देवासान हुआ 28 फरवरी 1963 में हो गया। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे रचनाएं। लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और सांस्कृतिक साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी अर्थशास्त्र आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो ये तो अभी थे आप लोगों की कौन? लेखक के जीवन परिचय। अभी हमने किसका देखा? लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया, जो कि 3 नंबर क्या आता है? 3 हमने लेखक का जीवन मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखिए मॉडल पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का दिया है। ठीक है, एक हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें इंक्लूड कर दिया। बाहर कहाँ से जाएगा? कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कवि का जीवन परिचय पूछता है। तो कल ये देखिए सबसे पहले कौन से कवि का आपको जीवन परिचय याद करके जाना है, तो वह है पहले सूरदास। इनका तो किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए आप लोगों को। सूरदास हेडिंग डालिए जीवन परिचय। लिखेंगे कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सी नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में क्या थे? मतभेद थे। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि जो बाल मनोवृत्तियां एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे आगे यहाँ पे कि सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थल बन गया। सूरदास जी की विवाहित थे तथा विरक्त होने के पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। उनकी काव्य कृतियाँ कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहला आप सूरदास का आपको मालूम चल गया ना। चलिए दूसरा जो कि जीवन परिचय आपको याद करके जाना है वो तुलसीदास जी का है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना याद कर लेंगे तो इससे बाहर थोड़ी जाएगा आप लोगों का। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करके जाना है आप लोगों को। हेडिंग डालना है जीवन परिचय। लिखेंगे कैसे कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी के भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1579 स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दुआ प्रचलित है कि 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कहाँ? बांदा जिला के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है ना स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी की सरयुपारिणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके माता का जो नाम था हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था और इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और उन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह जो हुआ था पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और इन्हें अपनी पत्नी से फिर लिखेंगे आगे यहाँ से पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तभी अभी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे।
इस पर उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। पत्नी के इस फटकार ने तुलसीदास जी को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और यह राम के अनंत भक्त बन गए। इनकी जो भक्ति है दास से भाव की थी और 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चारदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और 1623 ईस्वी में काशी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वह वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक चीज़ें हैं तो आगे बढ़ चलते हैं। इनका भी जीवन परिचय आप तुलसीदास का भी हो गया। ठीक है, अगला जो है सुमित्रानंद पंत जी का आपको याद करके जाना है। 3 कवि के या 3 लेखक के, 3 लेखक का बता दिया, 3 कवि का कंप्लीट होने वाला है। सुमित्रानंदन पंत जी आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या लिखेंगे कि कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था वो 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार हो गईं और अतः इनका जो लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौसानी थी, मतलब उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला जो चरण था वो अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद पंत रख लिया। ठीक है, आगे है काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी जो रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में यह ऑल इंडिया रेडियो के परमदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो पे संबंध रहे। यह छायावादी के प्रमुख स्तंभों में से एक। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की और 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतंत्र में विलीन हो गया। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पंत जी की कृतियां निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाड़ी, लोकायतन, चिदंबरा, ये उनकी महत्वपूर्ण काव्य है। नाटक उन्होंने महत्वपूर्ण लिखा था पहला रचत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना, ये महत्वपूर्ण उनके नाटक है। उपन्यास उनकी महत्वपूर्ण था। हार पंत जी का अन्य रचनाएं देखिए पल्लविनी, आत्मा, युगपथ, रीता, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्ण धूलि आदि, ये महत्वपूर्ण की क्या थी? उपन्यास था। तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पे प्रश्न 5वां भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण लेखक का नाम, महत्वपूर्ण कवि का पूछता है, जीवन परिचय क्लियर हो गया। अब 6वां पूछता है निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश है। संस्कृत का क्या है? गद्यांश और पद्यांश है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण आपको बताएंगे कि संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, और इससे बार बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, आराम से 70 में 70 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश महत्वपूर्ण। ठीक है, 3 गद्यांश बताऊंगा, 3 पद्यांश, इससे बाहर तो बोर्ड एग्जाम में जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए पहला गद्यांश जो कि आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल रत्या गड्यायम कुलम स्थिता अस्या घटनायम वल्याकृतीय पडकृतीय धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते अगणिताय पर्यटकाय शूद्रभयम देशे व्यम नियतम अत्र आयांति अस्या घटनायम च शोभायम विलोक्य याम बहु प्रसन्ति। देखिए आप थोड़ा संस्कृत थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको तो दिया देगा आपको एग्जाम में आपको दिया रहेगा गद्यांश, और इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा, इसका आपका प्रसंग लिखना पड़ेगा, फिर इसका अनुवाद लिखना पड़ता है। तो ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एमपी में बता रहा हूँ, इसको किसी कीमत पे तैयार कर लीजिएगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है? उद्धृत है। ठीक है, और प्रसंग लिखेंगे
कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ये प्रसंग में लिखना है। अनुवाद लिखेंगे इसका कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों के घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण आपका पहला गद्यांश कंप्लीट होता हुआ। गद्यांश में संदर्भ हमने बता दिया, प्रसंग बता दिया, अनुवाद बता दिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जो कि गद्यांश इसी चैप्टर का जो कि आपको तैयार करके जाना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इयम नगरी विविधतरमण सड़म स्थली। देखिए थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मिस्टेक होगा तो क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि संस्कृत है। सड़म स्थली महात्मा बुद्धम तीर्थगढ़म पार्श्वनाथ सड़गाचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहम मत महात्मान अत्राज्ञ स्वीयान विचारन प्रसार्यनम न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रीय इयम नगरी विधनायम कलानाम शिल्पानां कृत्य लोक्य विस्तृता अत्रत्यता कौशल साटिकाय देशे देशे सर्वत्र स्पहंतते अत्यतता प्रस्तर मूर्त्य प्रातीर्था इयम प्रातीर्था के बाद लिखिए इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये याद थोड़ी करके आपको जाना है। ये तो आपको पेपर में मिलेगा ना, इसको थोड़ी याद कर, इसका तो अनुवाद आपको हिंदी में अनुवाद याद करके जाना है। ये तो आपको पेपर में लिखा लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आप देख लीजिए कि हाँ अगर ये आएगा तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके नीचे हम लिखेंगे संदर्भ, तो भाई संदर्भ में वो इसी चैप्टर से लिया तो वही लिखूंगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है उद्धृत है। प्रसंग में भी कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, मतलब संदर्भ और प्रसंग दोनों से भी रहेंगे। अनुवाद चेंज हो जाएगा। अनुवाद में लिखेंगे कि वह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इस समय भी पालन कर रही है। तो देखिए दूसरा महत्वपूर्ण आप लोगों का गद्यांश था संस्कृत का। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसको संस्कृत के गद्यांश में दिक्कत होता है आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा नंबर आपको उठा के ले आएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो कि महत्वपूर्ण आप लोगों का गद्यांश जो कि तैयार करके जाना है वह है हतोवा प्रापस्यई स्वर्ग जित्वा वा भोचस्य महिम निर्मियोम भूतवा युद्धस्व विगत्व ज्वरा। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखेंगे। वेरी वेरी महत्वपूर्ण आप लोगों का ये क्या है गद्यांश, इसको तैयार करके जरूर जाना आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरण पूजते पाठ से उद्धृत है। वीर वीरण पूजते जो पाठ है उससे क्या है उद्धृत है। और प्रसंग में लिखेंगे कि इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए, ये प्रसंग में लिखना है। अनुवाद इसका लिखेंगे। अनुवाद में सिकंदर कह रहा है तुम मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराज कहते हैं केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। सिकंदर क्रोध से बोलते हैं कि दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरुराज कहते हैं कि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है। यवन राज हम भारतवासी गीता के संदेश की नहीं भूलते हैं। सिकंदर कहता है तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज कहता है कि सुनो, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आप लोगों का क्या था
गद्यांश था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला जो मैं लिया हूँ वो भी आपका वीर वीरण पूज्यते से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोट कीजिए कि पुरुराज श्रियताम हतो वा प्राप्तयसि स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महिम निराशिन्मय भूतवा युधस्व विगतोज्वर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसके नीचे संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूजते पाठ से उद्धृत है। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। अनुवाद लिखेंगे। इसका अनुवाद है कि पुरुराज सुनो, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संतान पर रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका गद्यांश था, इसको क्लियर कर लीजिए। अगला गद्यांश जो है वो है प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा IMP है। वह है कि नागरिका बहुकाल यावत अचिंतमय परम प्रहेलिकाय उत्तरम दान्तु समर्थ न अभवत अतः ग्रामीणम अवदत् अहम प्रहेलिकाय उत्तरम न जानामि इदम श्रुतता ग्रामीण अज्ञत यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि अतः क्लान्मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दन्तानि। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। इसके नीचे सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड काव्य से प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसके बाद लिखेंगे प्रसंग, इस गद्यांश में नागरिकी के पहली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या है तो अनुवाद इसका लिखेंगे कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये क्या दे दिए गए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा प्रभुत्व ग्रामीण। इसके बाद भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है महत्वपूर्ण आप लोगों का गद्यांश, जो कि आपको तैयार करके किसी कीमत पर बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। क्या है, अस्माक संस्कृत सदा गतिशील वर्धते मानव जीवन संस्कृत ऊर्धतम ऐसा यथा समयम नवा नवम विचारधारा स्वीकरोवे नवा शक्ति च प्राप्तनोति अब दुराग्रह नस्ति यत्र युगवती युत कल्याणकारी च दत्तत्रय संघर्ष गृहीता भवन्ति यतस्या गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनं में शाश्वत मूल्य निहितम पदयता सत्यस्य प्रतिष्ठा समन्तभूतेषु समभाव विचारेषु औदार्य आराच्य दृढ़ता चेति। तो ये आप लोगों का लिखा हुआ मिलेगा, याद नहीं करना है तो आप लोगों की बुक में आपको पेपर रहेगा उसमें दे रहेगा। ठीक है, इसके नीचे आपको लिखना होगा इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अनुवाद लिखेंगे इसका कि हमारे संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारवाथा धारा को स्वीकार कर लेती है और नई भक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह हष्ट धर्मिता नहीं है जो कि मुक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, वह इसमें हर्ष सन्निहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि आप कह सकते हैं सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इतना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को गद्यांश बता दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गद्यांश तो देता है, ये देता है गद्यांश के नीचे अथवा में पद्यांश भी बोलता है। ठीक है, तो आप चाहे गद्यांश कीजिए तो पद्यांश, तो गद्यांश तो हमने बहुत सारा इंपोर्टेंट बता दिया। अब पद्यांश पे नंबर लगाते हैं। अब महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊंगा, वही आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है।
चलिए हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि आपको तैयार करके जाना है। पहला है, बहुत ही ज़्यादा एमपी है कि बंधनम मरणम वापी जयो वासी पराजय उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एमपी, इसको जरूर से तैयार करके आप जाइएगा। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरण पूजते पाठ से अवतरित है। प्रसंग इसका लिखेंगे कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। अनुवाद लिखेंगे कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर सम्मान रहता है। वीर भाव को एक ही वीरता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पद्यांश क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट एमपी था, क्लियर हो गया ना। चलिए दूसरा जो कि पद्यांश आपको तैयार करके जाना है वो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद्यांश है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से क्या है, उद्धृत है। ठीक है, और इसका प्रसंग लिखेंगे यहाँ पे, प्रसंग यहाँ पे लिखे। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद लिखेंगे इसका कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भावी न बने। ये आपको अनुवाद में लिखना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। दूसरा भी पद्यांश आप लोगों को, तीसरा मोस्ट एमपी पद्यांश आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। क्या है कि कीनु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति किन्नु हित्वा अर्थवान भवन्ति किन्नु हित्वा सुखी भवेत् मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से क्या उद्धृत है। कौन, जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। और इसका प्रसंग लिखेंगे कि इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। अनुवाद लिखेंगे कि यक्ष मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर कहता है कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य सदा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को 3 हमने महत्वपूर्ण पद्यांश बता दिया। तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 6 महत्वपूर्ण संदर्भ का गद्यांश पूछता है, पद्यांश, तो ये भी क्लियर कर लिया। प्रश्न 7वां देखिए, प्रश्न 7वां क्या पूछता है उसको देखते हैं। प्रश्न 7वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलिए मैं आप लोगों को श्लोक बता देता हूँ, 2 महत्वपूर्ण श्लोक बता दूंगा, उसको याद करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए 2 मैं आप लोगों को श्लोक बता देता हूँ, छोटा छोटा, दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो लिख दीजिएगा। बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप लोगों का श्लोक है, इसको 2 लाइन का श्लोक लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों का। दूसरा याद कर लीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दोनों श्लोक हैं, 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 याद रहेगा तो कोई भी आप एक आसानी से लिख पाएंगे। चलिए तो यहाँ श्लोक का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां का ख। प्रश्न नंबर 7वां का ख है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। संस्कृत का प्रश्न उत्तर पूछता है तो मैं आपको बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको तैयार करके जाना 2022 बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के प्रश्न उत्तर। चलिए जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, देखिए प्रश्न उत्तर संस्कृत के वही याद करके आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस ब्रांड की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से बस पढ़ के आप पहुंचिए। पहला है वाराणसी नगरीय केशम संडम स्थलीय अस्ति, तो लिखेंगे उत्तर के वाराणसी नगरीय विविधर्माण संडमस्थल अस्ति।
ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में, ठीक है, लेके आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से इसको। कुत मरणम मंडलम भवती, तो आंसर होगा इसका वाराणसी मरणम मंडल भवती। इतना आप याद कर लेंगे, जितना बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तीसरा है वाराणसी नगरीय कुत्र स्थिता अस्ति, तो लिखेंगे या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि वाराणसी नगरीय कस्याम कूले में स्थित, दोनों प्रकार से पूछा जाता है। उत्तर देंगे इसका कि वाराणसी नगरीय गड्यायम कूले में स्थित अस्ति। चलिए चौथा प्रश्न, वीर केन पूजते, वीर केन पूजते, तो उत्तर देंगे वीर वीरेण पूजते, वेरी मोस्ट एमपी है। चलिए पुरुराज केनम स युद्धतम अकरोत, पुरुराज केन स युद्धतम अकरोत, उत्तर क्या लिखेंगे पुरुराज अलछेन्द्रण स युद्धतम अकरोत। इसके बाद है 6 अलछेन्द्र क आसित, क्या है अलछेन्द्र क आसित, उत्तर लिखेंगे कि पुरुराज क आसित। इसके बाद 7वां है पदेन बिना की दूर याति, पदेन बिना किम दूर दूरम आती, तो लिखेंगे पदेन बिना पत्र दूर याति। इसके बाद है 8वां अमुखोडोपीय का स्फुटवक्तता भवती, तो लिखेंगे अमुखमपि पत्र स्फुटवक्ता भवती। लिखेंगे 9वां ग्रामीणान कयम उपासत, तो लिखेंगे ग्रामीणान के एकम नागरिक उपासत। ये क्या है प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10वां जो कि याद करके जाना है चंद्रशेखर क आसित, तो उत्तर लिखेंगे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। 11 है भारतीय संस्कृति मूलनम किमस्ति, तो लिखेंगे विश्वस्य स्पष्टता ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्धते, तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। इसके बाद प्रश्न 13 विश्वस्य अस्त्रष्टा क, तो लिखेंगे विश्वस्य अस्त्रष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति, एवं अस्ति। फिर लिखेंगे 14वां कि भूमे गुरुतर किम आसित, भूमे गुरुतर किम अस्ति, तो लिखेंगे माता गुरुतरा भूमेय, ठीक है। 15 वावात शीघ्रतर किम अस्ति, तो वावात शीघ्रतर मन अस्ति। इसके बाद 16वां आतुरस्य मित्रम क भवती अस्ति, तो लिखेंगे आतुरस्य मित्र भीष्म का भवती अस्ति। इससे बाहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं जाएगा, इस 16 प्रश्न तैयार करके जाइए, बहुत हाईलाइटेड में प्रश्न आप लोगों को बताया हूँ। इसके बाद देखिए इसका काम भी खत्म। अब प्रश्न नंबर 8वां की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है करुण अथवा हास्य रस की अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए 2 नंबर के लिए। चलिए देखते हैं करुण रस और आपका हास्य रस। देखिए दोनों में से कोई एक करना है, करुण रस कीजिए या तो हास्य रस कीजिए, मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले करुण रस हेडिंग डालिए, लिखिए करुण रस किसे कहते हैं कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की क्या होती है निष्पत्ति होती है। उदाहरण में लिखना है आप लोगों को मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह आपका उदाहरण है। स्पष्टीकरण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बुरा नंबर कट जाएगा। स्पष्टीकरण में पहला लिखना है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव यहाँ पे शोक है। दूसरा है विभाव। विभाव में 2 चीज़ आता है, एक आलंबन आता है एक आश्रय। तो आलंबन में श्रवण और आश्रय में पाठक आता है। इसके बाद ख, उसका ख में उद्दीपन। उद्दीपन में है दशरथ की उपस्थिति। इसके बाद तीसरा अनुभाव। अनुभाव में लिखना है सिर पटकना और प्रलाप करना। फिर संचारी भाव स्मृति विषाद आदि। और ये जो आप उदाहरण लिखे ना, तो जस्ट उदाहरण के नीचे आपको ये चीज लिखना है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये आपका करुण रस देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतना लिखते थे ना 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। करुण रस हो गया। अब हम आप लोगों को हास्य रस बता देता हूँ, ठीक है। हास्य रस नोट कीजिए, क्योंकि करुण रस हास्य रस दोनों पूछा है। तो हास्य रस लिखेंगे परिभाषा उसका कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो ये तो इसका रहा परिभाषा। और उदाहरण देखिए लिखेंगे, उदाहरण इसका हास्य रस का बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरु तुलसी सो कथन सुनी मैं भय मुनिवृत्त सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज सितारे कि नहीं बली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पंगु धारे। तो ये आपका उदाहरण है, ठीक है। चलिए उदाहरण हो जाएगा तो स्पष्टीकरण आपको लिखना पड़ेगा। स्पष्टीकरण में अस्थायी भाव क्या है, हास्य हंसी। दूसरा विवाह में आलंबन होता है एक आश्रय। तो आलंबन में बिंद के वासी तपस्वी को जाता है और आश्रय तो पाठक को पूरा जाता है।
ख है उद्दीपन, उद्दीपन में अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, यही क्या है उद्दीपन है। अनुभाव यहाँ पे हंसना की बात कर रहा है। संचारी भाव क्या है यहाँ पे कि स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। देखिए ये जब उदाहरण आप लिख लेंगे तो उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। तो उदाहरण के नीचे ये लाइन लिख दीजिएगा कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की जो सभी शिलाएं हैं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। हमने करुण रस अथवा हास्य रस की अस्थायी भाव और परिभाषा बता दिया। इसके बाद उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए कीजिए। तो देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तीनों बता देता हूँ, 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए हेडिंग डालिए अलंकार। अलंकार में लिखेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार का परिभाषा लिखेंगे लक्षण। तो लिखेंगे कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे में राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखिए राधा के चरण का तुलना गुलाब के समान कर रहा है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। देखिए लिखा है कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता किससे, गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। स्पष्टीकरण में आपको वही लिखना है उपमेय। उपमेय यहाँ पे राधा के चरण है, उपमान यहाँ पे गुलाब है, वाचक यहाँ पे सम्मान है और साधारण जो धर्म है वह है कोमल। इतना पॉइंट अगर लिख देते हैं तो अलंकार आपका क्लियर, मतलब उपमा अलंकार क्लियर, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सबसे सिंपल होता है रूपक अलंकार, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। रूपक अलंकार हेडिंग डालिए परिभाषा या लक्षण कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, ये आपका उदाहरण है। स्पष्टीकरण में उपमेय यहाँ पे मुख है, उपमान आपका चंद्र है। बस क्लियर हो गया रूपक अलंकार। चलिए इसी साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी देख लेते हैं डिटेल में। उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डालिए परिभाषा या लक्षण। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार देता है, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पे। और मनु मानो जनु जानो और मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या है, वाचक शब्द हैं। उदाहरण में सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, ये आपका उदाहरण है। स्पष्टीकरण में उपमेय यहाँ पे क्या है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण श्याम शरीर, यहाँ पे उपमेय है। और उपमान क्या है कि प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल, यहाँ पे क्या है आपका उपमान है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि यह कंप्लीट हो गया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो हमने तीनों बता दिया। रूपक भी बताया, उपमा भी, उत्प्रेक्षा भी बता दिया। अब देखिए सोरठा और रोला छंद की परिभाषा दीजिए। चलिए सोरठा और रोला देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए छंद, इसे छंद बोलते हैं। छंद में पहला आप रोला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परिभाषा या लक्षण कि यह जो है 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। रोला जो होता है ये 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कितनी है, 8 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति मात्राएं 24 मात्राएं होती हैं, मतलब पहले में 11 फिर दूसरे में 13। देखिए पहले उदाहरण नोट कीजिए, क्या है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है 2 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11। देखिए 11 आगे ना मात्रा है, इसमें 13 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये आपका रोला है। रोला के बाद आएगा सोरठा। रोला के बाद क्या है, सोरठा है। देखिए सोरठा क्या कर रहा है कि सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक एवं तृतीय चरण में, इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं और कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए इसका उदाहरण लिखिए कि जे सुमिरत सीधी हुई गणनायक करिवर बदन
करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए पहले और तीसरे चरण में कितने कितने मात्राएं इसमें बोला था, तो पहले और तीसरे चरण में 11 तो देख लीजिए पहला है आपका, तीसरा है, देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 है कि नहीं, इसमें भी 11 होगा, 3 3 2 5 2 7 1 8 8 3 11, और दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 है कि नहीं, इसमें भी 2 1 3 3 2 5 6 6 2 8 2 10 10 3 13, बिल्कुल हमारा सही है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए यहाँ तक भी सारी चीज़ें क्लियर, मतलब सोरठा और रोड़ा भी हमने बता दिया। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ आइए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब उपसर्ग आता है 3 नंबर का। अब मैं आपको बताने वाला महत्वपूर्ण उपसर्ग आप लोगों को, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको तैयार कर लीजिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग बता देता हूँ जो कि 3 नंबर के लिए आता है, यही तैयार करके आपको जाना है। अ और अन का, अ और अन मतलब अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अनमोल, अनजान और अनपढ़, ये आपका अ और अन का क्या है, उपसर्ग है। सु का उपसर्ग क्या होता है, सुहाग, सुजान, सुपुत्री। इसी तरह अधि का उपसर्ग क्या होता है, अधिनायक, अधिराज, अधिकार। फिर चौथा है अप का, अप का क्या होता है, तो अप का अपहरण, अपराध, अपकार। फिर पांचवा परि, परि का क्या होता है, परिवार, परिजन और परिवर्तन। और छठवां का उप का, उप का उपमान हुआ, उपकार, उपहार। ठीक है, यह सब महत्वपूर्ण उपसर्ग था जो कि आप लोगों को 2 नंबर का 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछता है क्या, 9 का क हो गया, 9 का ख। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब महत्वपूर्ण प्रत्यय देखिए मैं लिख के लेकर आया हूँ, यही प्रत्यय आपको याद करके इतना जाना है। पहला आई, आई का चतुराई, चौड़ाई, लंबाई और लिखाई। इसी तरह त्व का प्रत्यय होता है लघुत्व, महत्व और कवित्व होता है। ता का जो आप लोगों का प्रत्यय है वो सुंदरता, मधुरता और महानता है। आहट और हट का जो आप लोगों का प्रत्यय वो घबराहट, जमझाहट, आहट, सरसराहट। ठीक है, ये इसके प्रत्यय हैं। आवट या वट का जो आप लोगों का प्रत्यय है वो सजावट, लिखावट, गिरावट है। आनी का देवरानी, नौकरानी, जेठानी होता है। पन का बचपन, लकड़पन और भोलापन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रत्यय बता दिए जो कि कितने नंबर के लिए पूछता है, 2 नंबर के लिए। इसके बाद 9वां का ग, निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास, अब तो सबको मालूम है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समास द्विगु और द्वंद्व, 2 ही समास आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। समास में 2 ही समास 2 नंबर के लिए आएगा, एक द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए द्विगु समास में कुछ महत्वपूर्ण समास बता देता हूँ। यहाँ पे समस्त पद, यहाँ पे विग्रह लिखेगा। जैसे त्रिनेत्र, ये द्विगु समास है। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, तो यह समूह कह सकते हैं। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। तो यह आप लोगों को द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण हमने अब बताया आप लोगों को। द्विगु समास इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना 5 याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इसी तरह द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में देश विदेश, तो इसका हो जाएगा देश और विदेश। खरा खोटा, तो इसका हो जाएगा खरा और खोटा। इस तरह माता पिता, तो इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता, तीसरा यहाँ पे है। चौथा रात दिन, तो हो जाएगा रात और दिन। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। यह क्या आपका द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे समास भी क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। समास 9 का ग समास भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे ये क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब हमसे क्या पूछा है, तत्सम रूप। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे तत्सम रूप देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं तत्सम रूप जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए तद्भव और तत्सम जो कि आपको याद करके जाना है। जैसे अछू, अछू का क्या होता है, आंसू। अग्नि, अग्नि का आग होता है। ओष्ठ का ओठ होता है। अनाज का अन्न होता है। कर्ण का कान होता है। कर्पूर का कपूर होता है। चरण का चरण होता है। हस्त का हाथ होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण आप लोगों को हमने बता दिया, तत्सम और तद्भव। चलिए यहाँ तक याद कर लेंगे, 8 याद कर लेंगे तो सब काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 प्रवाची शब्द लिखिए। अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रवाची शब्द बता देता हूँ जो कि आपको याद करके 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे प्रवाची शब्द 2 नंबर के लिए आता है। तो प्रवाची शब्द यही याद करके आपको जाना है। आँख का लोचन, अच्छी नेत्र होता है। जल का पानी, निर्जीवन। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र और देवराज होता है। इसी तरह आकाश का प्रवाची शब्द नभ, गगन और अंबर होता है। इसके बाद कमल, कमल का सरोज, पंकज, नीरज होता है। चंद्रमा का चांद, मयंक और इंदु होता है। पृथ्वी का वसुंधरा और धरा होता है। गंगा का भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। बादल का जलद, धन, मेघ और सूर्य का सूरज, दिनकर। यही आपको 10 महत्वपूर्ण आपको प्रवाची शब्द 2022 बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाना है और इसमें से आएगा, आराम से लिख के चले आना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, तो यहाँ तक क्लियर होगा 9 प्रश्न तक। 10वां हमसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। चलिए महत्वपूर्ण कुछ मैं संधि बता देता हूँ जो कि आपको याद करके 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। चलिए देखिए संधि,
यही संधि आपको एक ही संधि देगा, यड़ संधि। 2022 बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि आपका क्या है, यड़ संधि है, जो कि आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है संधि में, स्वागतम, स्वागतम का होगा सुधन आगतम, स्वागतम का क्या होता है, सुधन आगतम। गुरुवादेश, गुरुवादेश को हो जाएगा गुरुधन आदेश हो जाएगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। यद्यपि पर यदि धन अपि हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार, अत्याचार का अतिधन आचार हो जाएगा। अभुदय का अभिधन उदय, कुछ भी आपका एड़े संधि है बस। प्रत्युत्तम, प्रतिधन उत्तम, उत्तरम, ये क्या है आपका संधि विच्छेद। पित्रादेश का क्या होता है, पितृधन आदेश होता है। अलाकृति का क्या होता है, ली धन आकृति होता है। प्रत्येकम के क्या जगह, प्रतिधन एकम होता है। ये महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को संधि बता दिया, जो कि 2022 वीडियो में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है आप लोगों से। क्लियर हो गया। इसके बाद 10वां का ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन रूप। अब यहाँ पे विभक्ति पूछा है, ठीक है। चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को विभक्ति बता देता हूँ, जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। देखिए यही याद करिएगा, मधु का, नदी का, फल का, मति का, ये याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए मैं लिख के लेकर आया भी हूँ अच्छे तरीके से। शब्द रूप तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द रूप। आपको याद करना है मति का। मति में क्या होता है, देखिए इधर विभक्ति होती है, इधर एक वचन, इधर द्विवचन, इधर बहुवचन। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। तो चलिए ये मति का आपको याद होना ही चाहिए। मति का क्या होता है कि एक वचन में मतीय, मतीय और मतेय, मतिम मति मतीय, मत्या मति भ्याम मति भी, मते मते मति भ्याम मति भ्य, ये दोनों में से कोई होता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है, घबराइएगा मत। मत्या के या तो मते के बात है कि मत्या है मते, मति भ्याम मति भ्य हो जाएगा। मत्या तथा मते, मत्यो मति नाम, इसका मत्याम मतो, मत्यो और मतीसु हो जाएगा, ठीक है। और हेमत, संबोधन में एक वचन क्या होता है, हेमत, हेमते, और संबोधन में द्विवचन है मति, और संबोधन का जो बहुवचन है हे मते होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हम लोग मति को बता दिया। दूसरा जो कि आपको फल को याद करना जाना है, किसका, फल का। फल में वही चीज आपका विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय यही चलने वाला है, इधर एक वचन द्विवचन आपका बहुवचन चलने वाला है। तो फलम का क्या जगह, फल का, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलेह, फलायम फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, ठीक है। इसके बाद फलस्य फलयो फलनाम, फिर फले फलयो फलेसु, फिर हे फले हे फलानी, ठीक है। ये आप लोगों को क्या है, फल का आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फल के बाद आपको जो याद करके जाना है वो है आपका नदी का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नदी का। तो नदी का याद कीजिए, लिखिए नदी में वही चीज, विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्या है नदी का, नोट कीजिए। नदी नदो नद, नदीम नदयो नदीय, नदा नदी व्याम नदी भीय, नदे नदी व्याम नदी व्यय, नधा नदी व्याम नदी व्यय, नधा नदे नदीनाम, नधाम नदो नदीसु, हे नदी हे नदो हे नद, ठीक है। चलिए हे नदी हे नदो हे नद, क्लियर हो गया। ये नदी का आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट IMP है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब देखिए आपका दिया है आगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग धातु रूप देख लेते हैं। क्या देखेंगे, धातु रूप। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, धातु रूप जो है वो आपका पठ का आता है, पढ़ना का। पढ़ना का जो लड लकार भूतकाल का होता है सबसे ज्यादा यही आता है, ठीक है। तो इसमें आपको प्ररूप में डालना है प्रथम, मध्यम और उत्तम, और यहाँ पे एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे पढ़ना का हो जाएगा लड लकार भूतकाल में अपठत, तो अफटत, अफटत नाम, अफटत हो जाएगा। फिर होता है अफटह, तो एक वचन में अफट हो जाएगा, मध्यम में द्विवचन में अफटतम हो जाएगा, और बहुवचन में अफटत हो जाएगा। उत्तम में अफटम, अफटाव, अफटाम होता है, ठीक है। तो ये आपका भूतकाल में जो लड लकार है उसका हमने पढ़ना का बताया। उसी तरह हस का भी आपका भूतकाल का सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो भूतकाल में हंसना का क्या होता है, वही पुरुष डालिए, पुरुष में प्रथम, उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम में पुरुष हैं, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। तो देखिए किसका, हंसना का होता है एक वचन में प्रथम में अहसत, अहसत, अहस्ताम, अहसन, इस तरह अहस, अहस्तम, अहस्त, फिर असम, असाव, अहसाम। यह महत्वपूर्ण आप लोगों को क्या था, शब्द रूप तथा जो धातु रूप। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रश्न क्या पूछता है, धातु रूप के बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कुछ वाक्य दे रहेंगे, उसको संस्कृत में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अनुवाद करना पड़ेगा। चलिए
चलिए, तो संस्कृत का अनुवाद तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए आपको निबंध देगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निबंध कौन सा आपको याद करके जाना है, तो पर्यावरण पे याद कर लीजिएगा, कोरोना पे याद कर लीजिएगा, देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे याद कर लीजिएगा, वन महोत्सव पे याद कर लीजिएगा। तो लिए आप जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और चैनल के प्ले लिस्ट पर चल जाइए, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वहाँ पे आप लोगों का निबंध, और नहीं जिस पे भी आप लोगों को चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन और 12 जो कि लास्ट है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, अलग अलग जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लिए अलग आता है। जैसे हम गाजीपुर से हैं, गाजीपुर से मुक्ति दूत खंडकाव्य आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मुक्ति दूत खंडकाव्य चलता है। आपकी जहाँ जो भी चलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में लिखा होगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग चलता है, तो आराम से आप इसको याद कर लीजिएगा, जो कि 3 नंबर दिलाएगा। अब यहाँ से 70 में 70 नाम बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पहले वाली वीडियो को देखें, इसको देखें, तो पूरा आप लोगों का 70 में 70 मार्क्स पूरा क्लियर हमने करा रखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।